हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशंस की और इम्पल्स की। हम ये जानेंगे कि जैसे हमारा एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली मोमेंटम ऑल्सो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। और हम लोग ये जानेंगे कि कैसे मोमेंटम तब भी कंजर्व रहता है जब आपका एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे एक्ट कर रहा हो, और तब भी कंजर्व रहता है जब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो। जनरली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इम्पल्स को लेकर के बच्चों में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो कॉलिजन के कंसेप्ट को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द इम्पल्स। ऐसा कि आप जानते हैं कि मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। मोमेंटम कंजर्व होता है जब उस सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन मोमेंटम तब भी आपका कंजर्व रहता है जब उस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है। वो कैसे? तो न्यूटन सेकेंड लॉ से आप जानते हो कि फोर्स F is equal to rate of change in momentum dp by dt. This is what the Newton second law is. क्या है ये सेकेंड लॉ है, ठीक है। अगर इसको देखो तो क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम। दिस इज व्हाट द न्यूटन सेकेंड लॉ सेज टू अस। अगर आप इसको देखो, आप लिख सकते हो कि dp is equal to f dt. So this expression says that the change in momentum of a system due to the force F applied for the duration dt. This expression, what this expression is giving us? This expression is giving us change in the momentum. Change in the momentum of a system due to applied force F for duration of time t समय तक अप्लाइड फोर्स F की लगने की वजह से उस सिस्टम में जो मोमेंटम का बदलाव हुआ वो एक्सप्रेशंस दे रहा है, ठीक है। इस एक्सप्रेशंस को F जो dt जो है, दिस राइट हैंड साइड प्रोडक्ट F dt इज कॉल्ड इम्पल्स। दिस इज व्हाट इम्पल्स इज। तो इसी से समझ में आ जाता है कि व्हाट इज इम्पल्स। इम्पल्स इज द चेंज इन द मोमेंटम imparted to the system by the applied force F in the direction of F. What is impulse? आप इस एक्सप्रेशन से लिख सकते हो कि ये जो F dt है, this F dt, ठीक है, this is called impulse, ठीक है, this is called impulse. तो उसको अगर वर्ड में डिफाइन करो तो what is this impulse? This is the change in the momentum. What is impulse? Impulse is the change in the momentum. Impulse is the change in the momentum imparted to the system by the force F in the direction of F. मतलब कि impulse क्या है? तो वो impulse है change in momentum जो सिस्टम को दिया गया by the applied force जो उस particular duration तक उस पर एक्ट किया। So this is called the impulse. ओके तो अब अगर आप देखें यहाँ पे कि ये आपका इम्पल्स क्या है, अगर आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो डेल पी जो होगा, दिस डेल पी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ डी टी। तो सिस्टम के मोमेंटम में जो चेंज होगा वो ये इंटीग्रल होगा एफ डी टी का, ठीक है। अब अगर आपका एफ कांस्टेंट है, इफ एफ आपका क्या है तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तुम लिख सकते हो डेल पी इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये टाइम ले लो 0 से t, मतलब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t टाइम तक की मैं बात कर रहा हूँ। ये 0 to t
ये F और यहाँ पे ये dt, F बाहर आ रही है, तुम लिख सकते हो F into t. दिस विल बी द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट. और अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा तो तुम्हें ये इस एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा. अब इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है. सपोज करिए कि जैसे ये सरफेस है और इस सरफेस पे एक आपका ऑब्जेक्ट है m मास का, ठीक है, और ये जा रहा है आपका v1 वेलोसिटी से, ठीक है. इस पे एक फोर्स एक्ट करता है F, और ये फोर्स यहाँ पे कब एक्ट करता है, t इक्वल टू 0 टाइम पे ये फोर्स एक्ट करता है. और t इक्वल टू t टाइम के बाद क्योंकि फोर्स एक्ट होगा तो फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा तो अल्टीमेटली मोमेंटम भी बढ़ेगा. t टाइम के बाद आपका ब्लॉक कहीं यहाँ मिला आपको, ठीक है, ये रहा m, इसकी वेलोसिटी इस समय थी v2, ठीक है, और ये रहा t इक्वल टू t टाइम. तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इस फोर्स की लगने की वजह से वेलोसिटी में बदलाव हुआ, वेलोसिटी में बदलाव हुआ तो मोमेंटम बदला, मोमेंटम बदला तो सिस्टम का मोमेंटम आपको कंजर्व नहीं लग रहा है. लेकिन अगर आप जो मोमेंटम आपको ट्रांसफर हुआ, इस फोर्स ने एक मोमेंटम ट्रांसफर किया और उसको भी कंसीडर कर लोगे, मतलब तो आप फाइनल मोमेंटम तो निकाल ही सकते हो. मतलब मैं ये कह रहा हूं कि फाइनल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम और प्लस मोमेंटम imparted by force F during time t. तो देखो फाइनल मोमेंटम जो है, इस सिस्टम का मोमेंटम ऑफकोर्स चेंज हुआ, लेकिन ये जो मोमेंटम का बदलाव हुआ इस ऑब्जेक्ट का, वो इस फोर्स की लगने की वजह से हुआ. तो कहीं ना कहीं मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ. मोमेंटम को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड. तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस फोर्स ने जितना मोमेंटम ट्रांसफर किया और प्लस इसका जो एग्जिस्टिंग मोमेंटम था उसको अगर जोड़ दोगे तो इस पॉइंट पे बॉडी का क्या मोमेंटम है वो निकल के आ जाएगा. तो अगर आप देखो इस चीज को तो इसमें करना क्या है, इसमें यही करना है. इनिशियली मोमेंटम इसकी कितनी है भाई, इसका मोमेंटम देखो तो p इनिशियल क्या है, इसका मोमेंटम p इनिशियल क्या है, m टाइम्स ऑफ v1 है. तो लिख लो यहाँ पे दिस इज m टाइम्स ऑफ v1 प्लस जो मोमेंटम इस फोर्स ने इम्पार्ट किया. मैंने कहा है कि ये फोर्स क्या है, अभी हमें इस फोर्स को कांस्टेंट मान रहा हूँ. क्या है ये फोर्स मेरा कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से चेंज इन मोमेंटम होता है F इंटू टी होता है, क्योंकि F बाहर आ जाता है. तो प्लस F इंटू टी एंड दिस इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम M. यहाँ पे जो फाइनल मोमेंटम है M इंटू v2. तो ये रिलेशंस आपको क्या कह रहा है, एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट हुआ भी फिर भी मोमेंटम कंजर्व्ड है. आफ्टर फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम प्लस द मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द फोर्स F. ठीक है. अगर यही चीज, यही फोर्स अगर इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में नहीं लग करके इस ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स आपको कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता, इधर की ओर फोर्स एक्ट करता, टी टाइम तक फोर्स इधर की ओर एक्ट करता, तो क्या होता कि इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करता. तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता तो कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी को घटाता, और वेलोसिटी को घटाता तो मोमेंटम को भी घटाता. सिंपल सी फैक्ट है. तो अगर हम फाइनल मोमेंटम अब निकालेंगे तो m इंटू v2 इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका m इंटू v1 और प्लस मोमेंटम जो इम्पार्ट हुआ ये निगेटिव डायरेक्शन में होगा इस फोर्स के द्वारा, जो टाइम t ड्यूरेशन में यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा, इस टाइम ड्यूरेशन में जो मोमेंटम इम्पार्ट हुआ वो निगेटिव होगा. तो माइनस f इंटू टाइम t. तो ये आपने देखा कैसे कि आपका जो मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स के केस में भी आप देख रहे हैं फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, और प्लस आपने उस मोमेंटम ट्रांसफर को भी जब काउंट कर लिया तो दोनों
बराबर हो गए इक्वेशंस। तो यही चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड जस्ट लाइक एनर्जी। आपने एनर्जी के केस में भी इस चीज़ को देखा होगा। जैसे एनर्जी के केस के साथ डिस्कस कर लूँ मैं, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपने क्या देखा कि सपोज करो कि ये एक रफ सरफेस है। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट जानते हो भाई, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे, अगर कोई सिस्टम है और उस सिस्टम पे अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर रहे हैं, कोई सिस्टम है और इस सिस्टम पे जो वर्क हो रहा है, वर्क केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स अगर केवल वर्क करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होता है, ठीक है, कंजर्व होता है। तो ये जो नियम है उसको आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना समझना, वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो कि ये ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है वो सपोज पर इसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है, और ये सरफेस क्या है, यहाँ फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये ब्लॉक, ये फ्रिक्शन क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ ये आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। अब फ्रिक्शन अगर आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया तो आप कहोगे क्या चीज़ कि सर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो यहाँ फुस हो गया, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी हम लगाएंगे जब हमारा केवल कंजर्वेटिव फोर्स ऐड करेगा। तो सपोज करो कि ये ब्लॉक t=0 पे यहाँ था और जब t=t टाइम पे ब्लॉक यहाँ गया, t=t टाइम पे, तो इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। अब देखो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में इस ब्लॉक को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर लगेगा। अब ये जो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन होगा, ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी घटेगी जर्नी के दौरान, तो v2 की वैल्यू ऑफ कोर्स क्या होगी, तो वो हो जाएगी लेस देन v1 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस हुआ। लेकिन अगर उस लॉस ऑफ एनर्जी को भी आप अकाउंट ले लो, मतलब कि फाइनल एनर्जी मान लो इसका EF जो फाइनल एनर्जी है वो हो गया हाफ ऑफ m इंटू v2 पे स्क्वायर, मैं केवल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, फाइनल एनर्जी ये हो गया, प्लस जो भी वर्क उसने फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया वो वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, कि हीट में कन्वर्ट हो गया, साउंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, हीट साउंड, ये लाइट में भी कन्वर्ट होता है, कभी कभी कोई चीज़ फ्रिक्शन पर चलती है तो स्पार्क भी करती है, तो हीट साउंड और लाइट में कन्वर्ट हो गया। तो जो एनर्जी ब्लॉक की डिसिपेट हुई फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम करने में, वो एक्चुअली हीट साउंड और लाइट में कन्वर्ट हो गई। अगर वो एनर्जी मान लो Q अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो हम लिख सकते हैं कि E फाइनल प्लस Q अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज इक्वल टू E इनिशियल। तो क्या हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यहाँ भी अप्लाई हो गया, मतलब एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या तक गया है कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। That is, energy can neither be created nor be destroyed. It can transfer from one form to the another. Similar to that, momentum also can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred. आपने देखा कि कैसे मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा था। आपने इम्पल्स को भी समझा कि F इज एन इम्पल्स हुआ, और व्हाट इज इम्पल्स, तो इम्पल्स इज द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सिस्टम by the applied force F in direction of the applied force F। चलिए अगर ये छोटी सी बातें आपको समझ में आ गई तो एक छोटे से प्रॉब्लम से ही हम लोग फिजिक्स को समझते हैं, क्योंकि फिजिक्स बिना प्रॉब्लम के फिजिक्स नहीं कहलाता है। तो चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा जिसको मैं वीडियो को छोटा करने की वजह से मैं उसको बाईपास करूंगा, आप उस कैलकुलेशन को खुद करके देखेंगे। आपके पास क्या है कि एक फ्रिक्शनल वाला सरफेस है, दिस इज ए फ्रिक्शनल सरफेस, ठीक है, और इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 10 kg का है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू की वैल्यू 0.2 मेंशन्ड है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं आगे की ओर बाय अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज इक्वल टू 2t², ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये मूवमेंट तो t=0 पे है, आपसे पूछा जा रहा है कि t=6 सेकेंड पे, t=6 सेकेंड पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, ब्लॉक वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब मैंने आपको पहले इम्पल्स पढ़ाया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया, तो आई थिंक मैं पहले वही प्रोसेस यहाँ पे यूज करूंगा। तो देखो बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले समझो कि फ्रिक्शन फोर्स कितना ऐड करेगा इधर की ओर। Fr के बारे में हम लोग जानते हैं, दिस इज म्यू m इंटू जी। तो म्यू की वैल्यू यहाँ 0.2 है, मास की वैल्यू 10 है,
जी की वैल्यू 10 है, तो कहने का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, तो 20 न्यूटन का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो यहाँ हमेशा एक्ट करेगा। फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 2t स्क्वायर, तो क्या तुम कह सकते हो कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे 2 सेकेंड पे कितने समय के बाद ये चलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मोमेंटम की बात पूछी जा रही है। t इक्वल टू 6 सेकेंड पे ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी है, तुम कैसे कहो कि ये ब्लॉक कब चलना स्टार्ट कर देगा। ऑफ कोर्स ये तब चलना स्टार्ट कर देगा जब ये जो फोर्स है 2t स्क्वायर उसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाए, 20 न्यूटन के बराबर हो जाए, तभी ये चलना स्टार्ट करेगा। फ्रिक्शन फोर्स जब आपका जो अप्लाई ड्राइविंग फोर्स के बराबर जब होगा तो चलने की टेंडेंसी स्टार्ट हो जाएगी, मैं ही कह रहा हूँ। तो ये और इससे जब निकालोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी √10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड √10 सेकेंड के बाद ये ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और आपसे ब्लॉक की वेलोसिटी पूछी जा रही है एट t इक्वल टू 6 सेकेंड पे क्या होगा। अब देखो हमने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया, हमने क्या पढ़ाया कंसेप्ट, कि ये जो फोर्स लग रहा है वो t इक्वल टू 6 सेकेंड में हमारे इस ब्लॉक को क्या देगा, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। तो जो इनिशियल मोमेंटम प्लस इसने जो मोमेंटम ट्रांसफर किया, दिस विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम एट दिस प्लेस। तो सबसे पहली बात देखो कि इस पर नेट फोर्स कितना ऐड कर रहा है, ये जो ब्लॉक मोशन में है तो इस पर नेट फोर्स कितना ऐड करना है। तो नेट फोर्स जो है ब्लॉक पे कितना है, 2t स्क्वायर माइनस 20 न्यूटन का नेट फोर्स इस पे ऐड कर रहा है। दिस इज द नेट फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स ऑन द ब्लॉक, नेट ड्राइविंग फोर्स ऑन ब्लॉक। ब्लॉक पे नेट ड्राइविंग फोर्स कितना ऐड कर रहा है, ये ऐड कर रहा है। तो t इक्वल टू तो 0 से 6 सेकेंड में कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, हमने आपको पढ़ाया कि जो डेल पी है, डेल पी चेंज इन द मोमेंटम, डेल पी क्या होगा, तो इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एफ डी टी, सॉरी एफ डी टी या t इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, तो t इक्वल टू यहाँ पे तुम 0 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो आपका ब्लॉक t इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद चलना स्टार्ट करता है, इसलिए यहाँ पे t इक्वल टू √10 होगा और यहाँ पे t इक्वल टू 6 सेकेंड होगा। ओके, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो 2t स्क्वायर माइनस 20 है, तुम यहाँ लिखोगे 2t स्क्वायर माइनस 20 इंटू डी टी, दिस इज √10 और यहाँ पे 6। तो जब तुम इसको सॉल्व करो बच्चे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2t की पावर क्यूब बाई 3 माइनस 40t एंड ये हो जाएगा √10 और यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। ओके, तुम इसको सॉल्व जब करोगे, ठीक है, जब फाइनली तुम जब चेंज इन मोमेंटम निकालोगे इसको, तो ये क्या होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू 36 और इंटू 6 बाई 3 माइनस ये हो जाएगा 40 और इंटू 6। ठीक है, तो ये वैल्यू डाला मैंने, फिर यहाँ पे मैं करूँगा माइनस, फिर ये हो जाएगा तो 2 इंटू 10 टू द पावर √10 है ना, टू द पावर क्यू बाई 3 और प्लस 40 √10। तो जब तुम इस पूरे कैलकुलेशन को करोगे तो जो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू है वो 24 प्लस 40 √10/3 आएगी। तो चेंज इन मोमेंटम जो हुआ इस ब्लॉक का ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स तुमने निकाला, ये आया। और चेंज इन मोमेंटम हुआ क्या चीज़, तो मास ऑफ द ब्लॉक m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल एंड दिस इज इक्वल टू 24 प्लस 40 √10/3। अब आपको पता है कि वी इनिशियल की वैल्यू कितनी थी, शुरू में तो रेस्ट में था भाई, तो वी इनिशियल की वैल्यू तुम्हारी 0 हो गई। तो मास मतलब वी फाइनल इज इक्वल टू 24 प्लस 40 √10/3, भाई यहाँ से कर दोगे तुम 10, ठीक है। और जब 10 करोगे तो ये हो जाएगा 12/5 प्लस 4 √10/3 एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वी फाइनल। तो हमने इम्पल्स और मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल करके इस सवाल को सॉल्व कर दिया। मैं काइनेमेटिक्स से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकता था। वो क्या था, मतलब ये सब कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। और अगर काइनेमेटिक्स से इस सवाल को मैं सॉल्व करता
तो सिंपल सी भाषा में अगर कहो मुझे, तो मैं क्या करता कि एक्सेलरेशन नेट फोर्स हमने क्या निकाला, नेट फोर्स हमारा निकल गया 2t स्क्वायर माइनस 20। मास यहाँ 10 है तो नेट एक्सेलरेशन कितना निकलेगा 1/10 2t स्क्वायर माइनस 20। इसको मैं लिखूंगा dv/dt इज इक्वल टू 1/10 2t स्क्वायर माइनस 20। dv इज इक्वल टू 1/10 2t स्क्वायर माइनस 20 dt। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, t इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, तो 6 सेकंड के बाद चलना स्टार्ट करके 10 यहाँ से 6 सेव करूंगा और v की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम और इम्पल्स के कंसेप्ट को आप समझे होंगे आई होप, और हम लोग बात करेंगे इसी कंसेप्ट का कॉलिजन में नेक्स्ट वीडियो में जो